नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के हर जिले में पुलिस थाने खोले गए हैं। साथ ही महिलाओं की मदद के लिए दुर्गा शक्ति ऐप भी बनाया गया है। बावजूद इसके महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। इस पर कैसे रोक लगे और ऐसे क्या और कदम उठाए जाने चाहिए, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल। प्रीति जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरण का है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां पहले लिव इन में रहती हैं और जब शादी सिरे नहीं चढ़ती तो वो रेप का केस दर्ज करा देती हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, ये उनकी सोच है और मुझे लगता है कि यदि उन्होंने तथ्यों के साथ ही किसी बात का जवाब देते हैं या फिर अपने आप ट्वीट करते हैं, तो तब उसकी एक वैधिकता रहती है। और एक महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में यदि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो हम चाहेंगे कि यदि उन्होंने सार्वजनिक किया है, तो तथ्यों को भी सार्वजनिक करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी में दिया गया बयान है उनका। मैम, अभी बुटाना पुलिस चौकी के 2 पुलिसकर्मियों की रात को गश्त के दौरान हत्या हो गई थी और इस मामले में 2 युवतियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन युवतियों के परिजनों ने आरोप लगाया कि 12 पुलिस वालों ने हिरासत में उन दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। क्या ये मामला आयोग के संज्ञान में है? जी, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था ये मामला। और हम लोगों ने इन द यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन, आयोग की प्रणाली रहती है, कार्यप्रणाली रहती है कि कोई भी मामला यदि महिलाओं से संबंधित है, यदि इस प्रकार से आरोपित किया गया है स्पेसिफिकली सरकारी अफसरों को या पुलिसकर्मियों को, तो हम लोग सुमोटो एक सर्व संज्ञान की एक हमारे एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है, तो जिसके अंतर्गत हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस से मांगते हैं। तो वो निहित है, अभी हमारे को मिलनी है। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, बढ़ना घटना इज़ नॉट द इशू। जो अभी बल्लभगढ़ में हुआ, वो हम सबके सामने, पूरे देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में भी इसकी चर्चा है। तो उसके तहत सरकार की ये सोच है कि वो कानून बनना चाहिए। सो ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, ऑलरेडी 12 से 13 स्टेट्स में ऑलरेडी बन चुका है। और अभी से नहीं, 1967 में उड़ीसा में पहला कानून बना था, मध्य प्रदेश में बना, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हमारे साथ लगते राज्य हिमाचल में बना, तो उत्तराखंड में हर जगह कानून बने हैं। और सबसे ताज़ा एग्जांपल उत्तर प्रदेश का है। सो उसी की तर्ज पर कानून बने। ये सिर्फ धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, सर्व धर्मों के लिए, उन लोगों के लिए है जो विधर्मी हैं। दूसरा कि यहाँ पर जब आप एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो एक यहाँ पर महिला पीड़िता है, तो वो एक इशू उसको एड्रेस होना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। जी। महिलाओं की मदद के लिए दुर्गा शक्ति ऐप बनाया था। आपने रियलिटी चेक की। आपका क्या अनुभव रहा और इसमें और सुधार की क्या गुंजाइश देखती हैं? देखिए, जब भी दुर्गा शक्ति ऐप, बेसिक जब आप पर्पस देखते हैं, एक आप भाव देखते हैं कि किस भाव से एक एप्लीकेशन को बनाया गया, तो वो महिला की सुरक्षा थी। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक अनुसंधान के रूप में कोई भी काम करते हैं या रिसर्च भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां नज़र आती हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हिसार में एक रियलिटी चेक किया गया था। उसमें कुछ कमियां पाई गई, उसकी हमने डीजीपी साहब को रिपोर्ट भेजी, अपनी रिकमेंडेशंस भेजी। उसके बाद अभी वेरी रिसेंटली जहाँ पर भी हम महिला पुलिस थानों में जाते हैं, तो 1091 की क्या कार्यप्रणाली रहती है। और एज हम लोग डिकॉय बन के भी फ़ोन पे बात करते हैं उनके सामने ही। तो अब त्वरित कार्रवाई पहले से बेहतर है। चेंजेस जो आप लाने की बात कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज ये जो रेगुलेटेड है, ये पंचकुला के हेडक्वार्टर से है। तो यदि डिस्ट्रिक्ट में कोई महिला को परेशानी है, तो वो कॉल हेडक्वार्टर में ना जाके वो डिस्ट्रिक्ट में सीधा पहुँचे। तो जो टाइम गैप है क्राइम का, यदि एक महिला को ज़रूरत है कि उसने दुर्गा शक्ति पर फ़ोन किया है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, कि त्वरित पुलिस पहुंचनी चाहिए। यही एक मंशा है पुलिस की भी, सरकार की भी और हमारी भी। तो वो एक सॉफ्टवेयर में एक कुछ बदलाव, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए या ठीक रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, या उसको और बेहतर सॉफ्टवेयर बने, उसकी हमें आशा है कि आगे आगामी दिनों में, महीनों में होना भी ज़रूरी है। मैम, ऐसा माना गया था
कि अगर हरियाणा के हर ज़िले में पुलिस थाने खुल जाएं तो महिलाएं अपनी शिकायतें महिला अफसरों के सामने आसानी से रख सकेंगी। और ये भी देखा गया कि महिला पुलिस थाने खुले, बावजूद इसके अपराधों का ग्राफ बढ़ा। और मुझे ऐसा भी ध्यान आ रहा है कि आयोग की तरफ से शायद एक चिट्ठी लिखी गई थी राज्य सरकार को कि महिला पुलिस थानों में महिला पुलिस अफसर ही लगाई जानी चाहिए। पुलिस थाने जरूर महिलाओं के हैं, लेकिन वहाँ नियुक्त पुरुष हैं और महिलाएं फिर अपनी बात उनसे ठीक से नहीं रख पाती। तो क्या उस चिट्ठी का कोई संज्ञान लिया गया? देखिए, जब हम पहले आपका जो पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि महिला पुलिस थानों के बारे में कि महिला ही उसमें नियुक्त होनी चाहिए, सरकार की जब 2015 में रक्षाबंधन के दिन ये थाने खुले तो मंशा यही रही कि महिलाओं का ही सशक्तिकरण हो। किन महिलाओं का? जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे को जो लॉ एंड ऑर्डर महिला पुलिसकर्मी हैं वो संभालेंगी, वही उसकी कमान संभालेंगी। तो वही नियुक्त हुई। किन्हीं किन्हीं घटना में, क्योंकि 22 जिले हैं, कभी किसी ट्रेनिंग की समस्या है या कभी कोई लीव पर है, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस में पुरुष वहाँ पर नियुक्त हैं। या नोडल ऑफिसर जो डीएसपी साहब हैं वो पुरुष ही नियुक्त हैं, जैसे कैथल में हैं। तो अभी रिसेंटली पंचकुला में भी कुछ समय पहले जो एसएचओ साहब थे वो पुरुष थे। तो उसके लिए हमने लेटर लिखा और उस पर कार्रवाई हुई और वो चेंज हुए। जी, आप देखिए महिलाओं की क्या स्थिति है स्टेट में, इसका अंदाज आपको इससे हो जाएगा कि एक महिला आईएएस अधिकारी अपनी जान को खतरा बताकर अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश लौट गई। तो हालात को तो आप समझ सकते हैं। हर आदमी का एक, जिसको हम कहते हैं कि परसेप्शन की बात है। सो यदि खतरा था तो एक ये इस प्रकार का लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, लेकिन जो भी रहा ये अच्छी बात रही कि वो वापस लौट कर आई और हमें पूरी आशा है कि जिसके लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो सेलेक्ट हुई, पहली अपने समाज की वो महिलाएं हैं जहाँ पर वो उभर कर आई हैं एज एन आईएएस ऑफिसर। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने कैरियर को इतना अच्छा इम्पोर्टेंट उनको जो पोजीशन है वो आगे एक निर्भीक रूप से वो आगे बढ़ेंगी और अपना कार्य जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए करेंगी। पानीपत का एक मामला है मैम, आपने पढ़ा भी होगा, आपके सामने भी शायद आया होगा कि एक पति ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक भूखा प्यासा टॉयलेट में बंद करके रखा। क्या कार्रवाई की आयोग ने? देखिए, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, मैं उस दिन ऑफिस में ही थी और तुरंत मैं समालखा जहाँ पर वो महिला थी वहाँ पर हम मौके पर पहुँचे और उस महिला से बातचीत हुई और पूरी हमने आयोग में संज्ञान लिया और इस पर हमने एक कमेटी भी गठित की। वहाँ पर जो महिला पुलिस थाना है उसकी जो एसएचओ हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है जिन्होंने उनको निकाला था, देन हमारे आयोग की सदस्य हैं नम्रता गौड़ अम्बाला से, और उनको हमने इस कमेटी का हमने चेयरपर्सन नियुक्त करके और उसकी रिपोर्ट मिनट बाय मिनट जो उनकी मीटिंग होती रहती है वो आई और उसके बाद उस महिला को उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए और उसकी जो शी वॉज माल न्यूट्रिश्ड, तो उनको पीजीआई रोहतक वो 20 दिन रहकर आई और अभी वो अपने परिवार के साथ हैं, अपने मैटरनल होम में अपनी माँ के घर में हैं, जो उनके और स्थिति बेहतर है और उनकी उसके ऊपर हम बीच बीच में उनके बारे में पता करते रहते हैं। यदि कोई कमियाँ आगे पाई गई तो उसके ऊपर आगे भी आयोग काम करेगा। मैम, आमतौर पर तो महिला आयोग के सामने शिकायतें महिलाओं की तरफ से आती हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ मामले आए हैं आपके सामने जहां पुरुषों को महिलाओं ने पीड़ित किया है। भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने पिछले दिनों हिसार में मार्केट कमेटी के सचिव को चप्पलों से पीटा था और आयोग के सामने मामला आया भी था। क्या उस पीड़ित को इंसाफ दिला पाया आयोग? देखिए, आपका जो पहला पार्ट है आपके जो क्वेश्चन का, विच यू सेड दैट कि पुरुषों की भी सुनवाई होती है, तो ऑब्वियसली लॉ सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसा सच है। एक पर्पस होता है जब भी कोई कानून बनाया जाता है, किसी भी वर्ग के लिए बनाया जाता है या फिर एक जेंडर न्यूट्रल कानून बनाया जाता है। यदि महिलाओं के लिए कानून है तो जाहिर सी बात है महिला कहीं ना कहीं तो दमित होती रहेंगी, होती ही होंगी, हाँ, और वर्षों से होती रही हैं, तो तभी कानून बने हैं, बन भी रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आयोग के पास कोई पुरुष पीड़ित है, उनके पास हमारे पास कंप्लेन उनकी भी आती हैं, लेकिन डायरेक्टली उनके थ्रू नहीं, उनकी फैमिलीज़ के थ्रू आती हैं, बिकॉज यहाँ पर परिवार वो भी तो इफेक्ट है, वहाँ पर भी तो माँ बहनें हैं, तो वो भी इफेक्ट होती हैं, तो ज़रूर कंप्लेंट्स आती हैं। दूसरे पार्ट पर जो आप पूछ रहे हैं,
तो उसमें मेरा आयोग ने, हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपी है, 6 रिकमेंडेशंस भेजी हैं। वो हमारी जो पूर्व अध्यक्ष थी प्रतिभा जी, उनके अंदर उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और उन्होंने 6 रिकमेंडेशंस राज्य सरकार को भेजी हैं। राज्य महिला आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। जी। आप जो फैसले देते हैं, कई बार उन पर कार्रवाई होती है, कई बार नहीं होती और वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। तो ऐसे सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे महिला आयोग को अगर कोई सिफारिश करता है तो उसको अमली जामा पहनाया जा सके? फंक्शंस के अंतर्गत आयोग केवल एक, हम लोग रिकमेंडेटरी बॉडी हैं कि सिफारिश दें हम, और रिकमेंडेटरी बॉडी बाकी जितने भी प्रदेश भर में, देश भर में बने हुए हैं महिला आयोग, वो भी वी आर वर्किंग सिमिलरली ऑन लाइंस ऑफ राष्ट्रीय महिला आयोग, वो भी रिकमेंडेटरी बॉडी है। रिकमेंडेटरी बॉडी, सिफारिश सी बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई वो बल नहीं है, वो पावर्स नहीं है। आपकी रिकमेंडेशंस में कितना दम है, आपने क्या उस पर काम किया, आपकी रिपोर्ट्स में क्या एनालिसिस था जिस बेसिस पर वो रिकमेंडेशंस मानी जाएं, वो इम्पोर्टेंट है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, जितनी भी मैटर्स हमने किए हैं, आई थिंक 90 to 95% मैटर्स में अभी तक के कार्यकाल में जो हमारा अभी प्रेजेंट पैनल है, रिकमेंडेशंस यूजुअली मानी जाती हैं। तो ये थे हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल, जिनका ये मानना है कि महिलाओं के प्रति आयोग की मदद से अपराध का ग्राफ नीचे आया है और उनका ये भी दावा है कि आयोग ने जितनी भी सिफारिशें राज्य सरकार से की हैं उनमें 90 से 92% सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूर्यकांत के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।